हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर से जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम प्रतिदिन आपके लिए 1 से 2 वीडियो जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं आपके समक्ष लेकर आते हैं। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। गायत्री मंत्र की अगर बात करें तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये किस वेद में है। यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में। तो गायत्री मंत्र के उल्लेख की अगर बात करें तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, इसी वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। अंग्रेजों ने कोलकाता में एक दुर्ग का निर्माण किया था, इस दुर्ग का नाम क्या है। फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम या फोर्ट विक्टोरिया। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित जो दुर्ग है ये फोर्ट विलियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्ट विलियम जो है इस दुर्ग का निर्माण अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कराया गया था। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। इंडिया को जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो आपके ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या विलियम बेंटिंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे, इनके ऊपर हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि इंग्लैंड का सदन है एक, उसके द्वारा महाभियोग लगाया गया था। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इतिहास विषय का प्रश्न पूछा गया है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। निम्नलिखित में से सिखों के अगर अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अंगदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी थे वो सिखों के अंतिम गुरु थे और सिख धर्म की स्थापना जो थी वो गुरु नानक साहब ने की थी। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा का नाम क्या था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, चोल राजाओं से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में। प्रश्न पूछा गया कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा निम्नलिखित में से कौन था। राजराज था, महेंद्र था, परांतक था या राजेंद्र चोल था। तो इसके सही उत्तर की बात करें अगर साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल जो थे ये चोल वंश के अत्यंत प्रतापी शासक थे और इन्होंने ही जो है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने का कार्य किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र चोल। अगला और छठा नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न पूछा गया कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। अगर बात करें बृहदेश्वर मंदिर की तो ये तंजौर में पड़ता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, हर्षवर्धन ने या नरसिंह वर्मन ने। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। अगर चार मीनार की बात करें तो चार मीनार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। सिकंदराबाद में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या बलरामपुर में। तो चार मीनार की अगर बात करें तो चार मीनार निम्नलिखित में से पूछे कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हैदराबाद। हैदराबाद में जो है ये चार मीनार स्थित है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अगला और आठवां नंबर देखें अगर साथियों, प्रश्न पूछा गया कि कौन सा पर्वत जो है ये हिमालयी श्रृंखला का अंग
नहीं है। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली पर्वत, कुनलुन पर्वत, काराकोरम पर्वत या हिंदू कुश पर्वत। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत जो है ये हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। अरावली पर्वत, काराकोरम पर्वत और हिंदू कुश पर्वत जो है ये हिमालय श्रृंखला के अभिन्न अंग माने जाते हैं। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कांडला और हल्दिया, हल्दिया और कोचीन, पारादीप और कांडला, पारादीप और हल्दिया। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो पत्तन है इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। पारादीप और हल्दिया जो है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? अगर अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल की बात करें, यहाँ गिरने नहीं होगा साथियों, यहाँ पे होगा अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है चावल, गेहूँ, चना या अलसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए चावल। चावल जो है ये भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल मानी जाती है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों कि यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? यूएसए की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके ऑप्शन है नील नदी, टेनेसी नदी, यूक्रोन नदी या पोटोमेक नदी। तो यूएसए की जो राजधानी है ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पोटोमेक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 12वां नंबर प्रश्न मित्रों, प्रश्न पूछा गया है कि जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था वह कौन सी है? वह कौन सी योजना है जो कि भारत सरकार ने चलाई थी जिसके तहत प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था? इंदिरा रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना या न्यूनतम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? कृषि को दी गई थी, उद्योग को दी गई थी, व्यापार को दी गई थी या वाणिज्य को दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी ये किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कृषि को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि अर्थात एग्रीकल्चर को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। अगला और 14वां नंबर प्रश्न साथियों कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया? चौथी में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में या सातवीं पंचवर्षीय योजना में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें गरीबी हटाने के लिए, इस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाने के लिए सबसे अधिक प्रयास किए गए थे। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। जो उत्पादन लागत होती है उस पर जो जीडीपी होता है वो क्या होता है? जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इनामदार जोड़कर आता है। जीडीपी में से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, एनएनपी में मूल्यह्रास भत्ते जोड़कर या जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। जीडीपी में इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर जोड़कर उत्पादन लागत पर जीडीपी निकाला जाता है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से
कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में या अनुच्छेद 18 में? तो समता के अधिकार की अगर बात करें, राइट टू इक्वलिटी जो है ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समता की बात की गई है, समता के अधिकार की बात की गई है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संसद द्वारा की जाती है, विधि मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा की जाती है या भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है यह भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से या किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? तो डीपीएसपी की अगर बात करें तो भारत ने डीपीएसपी किस देश से लिया है? कनाडा के संविधान से, यूके के संविधान से, नीदरलैंड के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से? तो अगर डीपीएसपी की बात करें तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है कि शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? शून्यकाल की अगर बात करें तो सदन में जो काल चलाए जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में उसमें से एक प्रमुख काल होता है शून्यकाल। तो शून्यकाल जो होता है ये किसका विवेकाधिकार होता है या कौन इसमें अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता या राष्ट्रपति? तो शून्यकाल में किसका विवेकाधिकार सक्षम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ये शून्यकाल में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन है? एन इकबाल म्यूजिक की अगर बात करें तो एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी हैं, विक्रम सेठ हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या टी.एस. इलियट हैं? तो एन इकबाल म्यूजिक की अगर बात करें तो एन इकबाल म्यूजिक के जो लेखक हैं ये टी.एस. इलियट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।